हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल करंट अफेयर्स क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 17 और 18 अगस्त 2023 के मुख्य करंट अफेयर्स और उनके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अबुआ आवास योजना शुरू करने की घोषणा की है। दोस्तों, आपका सही आंसर झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री ने होगा। व्याख्या: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 15,000 करोड़ रुपए की लागत से अगले 2 वर्षों के भीतर जरूरतमंदों के लिए घर बनाने के उद्देश्य से एक आवास पहल, अबुआ आवास योजना शुरू करने की घोषणा की। सोरेन ने अबुआ आवास योजना की घोषणा करके अपना वादा पूरा किया, जिससे जरूरतमंद नागरिकों के लिए 3 कमरे के घर सुनिश्चित हुए। राज्य सरकार झारखंड में किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए 88 योजनाएं चला रही है, जो कृषि क्षेत्र के विकास और कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। सोरेन की सरकार ने युवा कौशल विकास के लिए मुख्यमंत्री सारथी योजना, विभिन्न क्षेत्रों में एक सार्वभौमिक पेंशन योजना और छात्रों के छात्रवृत्ति वितरण और आधुनिक छात्रावास निर्माण के लिए योजनाएं शुरू की। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में किस देश में दांत को दोबारा उगाने का इलाज प्रगति के शिखर पर है। दोस्तों, आपका सही आंसर जापान देश में होगा। व्याख्या: जापान में वैज्ञानिक दंत चिकित्सा देखभाल दांत पुनर्जनन में अभूतपूर्व प्रगति के शिखर पर है। दांतों के दोबारा विकास के संभावित उपचार के लिए क्लिनिकल परीक्षण 2024 में शुरू होने वाले हैं, जिसमें चिकित्सीय दवाएं संभावित रूप से 2030 तक उपलब्ध होंगी। शोधकर्ताओं ने चूहों में दांतों के विकास को सीमित करने वाले कारक के रूप में USAG1 जीन की पहचान की। इसकी गतिविधि को अवरुद्ध करने से प्रयोगों में दांतों का सफल पुनर्जनन हुआ। ये दृष्टिकोण अस्थि मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन BMP सिग्नलिंग का लाभ उठाता है, जो शरीर में एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। ये जटिल स्टेम सेल हेरफेर की आवश्यकता को समाप्त करता है, इसे पारंपरिक तरीकों से अलग करता है। परीक्षण एनोडोंटिया से पीड़ित बच्चों को लक्षित करके शुरू किया जाएगा, जो एक आनुवंशिक स्थिति है जो दांतों के विकास में कमी का कारण बनती है। सफल परिणाम विभिन्न दंत समस्याओं के इलाज का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। सफल होने पर उपचार से मनुष्यों में दांतों के तीसरे सेट का विकास हो सकता है, जिससे संभावित रूप से दांतों की विसंगतियों और दंत समस्याओं वाले लोगों को लाभ होगा। मास स्पेक्ट्रोमेट्री और इसी तरह की स्कैनिंग प्रौद्योगिकियां उन बायोमार्कर की पहचान करने में मदद कर सकती हैं जो ये संकेत देते हैं कि रोगियों को उपचार से सबसे अधिक लाभ होने की संभावना है, जिससे इसकी प्रभावशीलता बढ़ जाएगी। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में किस देश में 17वीं सदी का पिशाच बच्चा मिला है। दोस्तों, आपका सही आंसर पोलैंड देश में होगा। व्याख्या: पोलैंड देश में खुदाई कर रहे पुरातत्वविदों ने एक चौंकाने वाली खोज की है। खोज में पाया है कि एक युवा पिशाच बच्चे के अवशेषों को नीचे की ओर दफनाया गया था और एक ताला के साथ जमीन पर सुरक्षित कर दिया गया था। ये स्थल, जिसे बहिष्कृत लोगों के लिए एक विश्राम स्थल के रूप में वर्णित किया गया है, में अचिन्हित कब्रें हैं, जिन पर पैताले और असामान्य दफनाने की तकनीक जैसे पिशाच विरोधी उपायों के साक्ष्य मौजूद हैं। पिशाच दफनाने 14वीं शताब्दी के बाद से बड़े पैमाने पर मौतों के साथ यूरोप के संघर्ष को दर्शाते हैं, जो संभवतः महामारी या जहर से जुड़े हुए हैं। इस अनोखी दफन प्रथा का उद्देश्य बच्चे को पिशाच के रूप में उभरने से रोकना था। मान्यता ये थी कि बेचैन आत्माएं जीवन में वापस आ सकती हैं और जीवित लोगों को नुकसान पहुंचा सकती हैं, इसलिए ऐसी संभावनाओं को विफल करने के लिए ये उपाय लागू किए गए थे। व्यक्तियों ने अपने जीवन के दौरान असामान्य व्यवहार प्रदर्शित किया, वे अक्सर भयभीत होते थे, और शारीरिक असामान्यताओं वाले लोगों को भय का संभावित स्रोत माना जाता था। अचानक होने वाली मौतों की भी आशंका थी, जिससे कथित खतरे का मुकाबला करने के लिए इन उपायों को अपनाया गया। ये पिशाच दफनाने 14वीं शताब्दी के बाद से बड़े पैमाने पर मौतों के साथ यूरोप के संघर्ष को दर्शाते हैं, जो संभवतः महामारी या जहर से जुड़े हुए हैं। ये खोज बीते युग की अंधविश्वासी मान्यताओं और प्रथाओं पर प्रकाश डालती है,
और समाज द्वारा अकथनीय चीजों से निपटने के तरीकों के बारे में जानकारी प्रदान करती है। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में किस प्रसिद्ध परमाणु भौतिक विज्ञानी का निधन हुआ है? दोस्तों, आपका सही आंसर विकास सिन्हा का होगा। व्याख्या: प्रसिद्ध परमाणु भौतिक विज्ञानी विकास सिन्हा का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह बुढ़ापे से संबंधित बीमारियों से पीड़ित थे। 2001 में पद्मश्री और 2010 में पद्म भूषण प्राप्तकर्ता, वह साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स एंड वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर के पूर्व निदेशक थे। सिन्हा ने परमाणु भौतिकी, उच्च ऊर्जा भौतिकी, क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा और प्रारंभिक ब्रह्मांड विज्ञान में विशेषज्ञता हासिल की। उन्होंने जिनेवा में परमाणु अनुसंधान के लिए यूरोपीय संगठन में प्रयोगों में भाग लेने के लिए पहली बार भारतीय टीम का नेतृत्व किया। सिन्हा लगभग 12 वर्षों तक इंग्लैंड में रहे और भारत वापस आने के बाद उन्होंने 1976 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में प्रवेश लिया। 1987 में उन्हें वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर का निदेशक नियुक्त किया गया। उन्होंने 2009 तक साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स के निदेशक के रूप में प्रभार संभाला। उन्हें 1994 में भारतीय विज्ञान संगठन के संदर्भ में एस.एन. बोस जन्म शताब्दी पुरस्कार प्राप्त हुआ। वह भौतिकी 1989 में अपने उत्कृष्ट शोध की मान्यता के रूप में प्रतिष्ठित भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के फेलो थे। सिन्हा नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज, इलाहाबाद 1993 और इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज, बेंगलुरु 2004 के फेलो भी थे। सिन्हा निदेशक मंडल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दुर्गापुर के गवर्नर्स मंडल के अध्यक्ष थे। उन्हें 27 जनवरी 2005-09 तक प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में नामित किया गया था। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार लखनऊ में भारत का सबसे बड़ा आईटी हब स्थापित करेगी? दोस्तों, आपका सही आंसर उत्तर प्रदेश राज्य सरकार होगा। व्याख्या: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश का नया आईटी हब स्थापित करने की तैयारी शुरू कर दी है। इस आईटी हब के भारत का सबसे बड़ा होने की उम्मीद है। सरकार अगले 5 वर्षों में लखनऊ को भारत के 8वें मैग्नेट सिटी के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है। अधिकारियों ने बताया कि आईटी हब को 3 हिस्सों में बांटा जाएगा, जिनमें आईटी पार्क, बिजनेस पार्क और इंटरनेशनल इंक्यूबेशन फैसिलिटी सेंटर शामिल हैं। प्रस्ताव के मुताबिक आईटी हब को देश के बड़े इंक्यूबेटर के रूप में स्थापित किया जाएगा, जिसमें 6 महत्वपूर्ण विंग शामिल होंगे, जिनमें महिला उद्यमी हब, कौशल और ज्ञान अकादमी, प्रोटोटाइपिंग सेंटर, रिसर्च एंड इनोवेशन सर्कल, इमर्जिंग टेक विंग और यू हब इनोवेशन हब शामिल हैं। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में भारतीय सेना ने 77वें स्वतंत्रता दिवस पर किस राज्य के लोगों को भगत ब्रिज भेंट किया है? दोस्तों, आपका सही आंसर जम्मू कश्मीर राज्य के लोगों को होगा। व्याख्या: 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जम्मू कश्मीर में सेना ने इस गांव को खास गिफ्ट दिया है। भारतीय सेना ने ये गिफ्ट मच्छल सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर मच्छल नाला के पार बसे गांव दन्ना के लोगों को दिया है। श्रीनगर पीआरओ ने बताया कि सेना ने 115 फीट लंबे पुल का नाम वीर चक्र से सम्मानित शहीद मेजर भगत सिंह की याद में भगत ब्रिज रखा है। मेजर भगत सिंह ने 1965 के युद्ध में इस क्षेत्र की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। एलओसी पर देश के पहले गांव दन्ना को स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह की याद में भगत गांव के नाम से भी जाना जाता है। पुल के उद्घाटन समारोह में रिबन काटकर इसे शुरू किया गया। इस दौरान सेना के कई सीनियर अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में 1971 के युद्ध के 90 वर्षीय अनुभवी और क्षेत्र के गौरवान्वित निवासी सिपाही मियां गुल खान ने रिबन काटा और पुल का उद्घाटन किया। दन्ना गांव में बने इस ब्रिज को भारतीय सेना के इंजीनियरों ने बनाया है। 2 महीने तक कड़ी मेहनत के बाद ये ब्रिज तैयार किया गया है। लंबे समय से इलाके के लोग मोटर योग्य सड़क और पुल न होने के कारण बारिश के मौसम में माछल नाला पार करने में भारी परेशानी झेल रहे थे।
पीआरओ ने अपने बयान में कहा कि यह पुल जम्मू कश्मीर के लोगों के प्रति सेना की प्रतिबद्धता का एक प्रमाण है, चाहे वह सीमाओं की रक्षा करना हो या समृद्ध और शांतिपूर्ण कश्मीर के निर्माण में उनका समर्थन करना हो। इस कार्यक्रम में पुल के निर्माण से लाभान्वित हुए 7 गांवों के बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों ने भाग लिया। स्थानीय लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर का एक टुकड़ा प्रदान करने के लिए सेना को धन्यवाद दिया, जिससे उन्हें अपने बच्चों को स्कूल भेजने और बीमारों और बुजुर्गों के साथ आवाजाही में सुविधा होगी। बयान में कहा गया है कि उन्हें ये भी उम्मीद है कि इससे पर्यटक उनके क्षेत्र में आएंगे। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में किसने लखपति दीदी योजना का ऐलान किया है? दोस्तों, आपका सही आंसर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने होगा। व्याख्या: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त के अवसर पर एक नई योजना का ऐलान किया। इस योजना का नाम लखपति दीदी है। उन्होंने कहा, गांवों में 2 करोड़ लखपति दीदी बनाना मेरा सपना है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सरकार लखपति दीदी योजना के तहत 2 करोड़ महिलाओं के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग की योजना बना रही है, जिसका उद्देश्य उन्हें सूक्ष्म उद्यम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना है। अधिकारी ने ये भी कहा कि महिलाओं को प्लम्बिंग, एलईडी बल्ब बनाने और ड्रोन के संचालन और मरम्मत जैसे कौशल में प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि सरकार जल्द ही महिला स्वयं सहायता समूहों को कृषि ड्रोन प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि शुरुआत में 15,000 महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को ड्रोन प्रदान करने के साथ शुरू की जाएगी। बता दें कि देश में करीब 10 करोड़ महिलाएं एसएचजी से जुड़ी हैं। उन्होंने कहा कि महिला नेतृत्व वाला विकास ही देश को आगे ले जाएगा। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि नागरिक विमानन में भारत के पास सबसे अधिक महिला पायलट हैं। उन्होंने कहा कि महिला वैज्ञानिक चंद्रयान मिशन का नेतृत्व कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जी20 समूह ने महिलाओं के नेतृत्व में विकास के भारत के दृष्टिकोण को स्वीकार किया है। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है? दोस्तों, आपका सही आंसर 76 वीरता पुरस्कारों को होगा। व्याख्या: रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस 2023 की पूर्व संध्या पर सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए 76 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है। इनमें 4 कीर्ति चक्र मरणोपरांत और 11 शौर्य चक्र शामिल हैं। 11 शौर्य चक्र में से 5 मरणोपरांत हैं। 54 सेना पदक वीरता, 3 नौसेना पदक वीरता और 4 वायु सेना पदक वीरता शामिल हैं। सेना से 9 और जम्मू कश्मीर पुलिस सीआरपीएफ से एक को शौर्य चक्र मिलेगा। उनमें से 5 को मरणोपरांत नामित किया गया है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के दिलीप कुमार दास, राजकुमार यादव, बबलू राभा और संभा रॉय को छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ लड़ने के लिए मरणोपरांत कीर्ति चक्र मिलेगा। कीर्ति चक्र शांतिकाल का दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। बयान में कहा गया कि राष्ट्रपति ने सेना के लिए 30 मेंशन इन डिस्पैचेस को भी मंजूरी दी है, जिसमें आर्मी डॉग मधु मरणोपरांत और एक वायु सेना कर्मी को विभिन्न सैन्य अभियानों में अहम योगदान के लिए शामिल किया गया है। राष्ट्रपति ने भारतीय तटरक्षक कर्मियों के लिए एक राष्ट्रपति तटरक्षक पदक (पीटीएम) और 5 तटरक्षक पदक (टीएम) को भी मंजूरी दी। ये भारतीय तटरक्षक कर्मियों को उनकी कर्तव्य के प्रति असाधारण निष्ठा और विशिष्ट सराहनीय सेवा के लिए दिया जाता है। शौर्य चक्र दुश्मन के साथ सीधी कार्रवाई में शामिल न होते हुए वीरता, साहसी कार्रवाई या आत्म बलिदान के लिए प्रदान किया जाता है। ये शांतिकाल का तीसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना शुरू की है? आपके ऑप्शन है: ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी अरुणाचल प्रदेश। लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर हमने आपसे पूछा कि हाल ही में भारत किस देश को हराकर चौथी बार एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीती है? आपके ऑप्शन है: ए मलेशिया,
बी जापान, सी दक्षिण कोरिया, डी पाकिस्तान। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए मलेशिया होगा। व्याख्या। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 को भारत के चेन्नई में स्थित मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम में 3 अगस्त से 12 अगस्त तक आयोजित किया गया। भारत, कोरिया गणराज्य, मलेशिया, पाकिस्तान, जापान और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना सहित एशिया की 6 हॉकी टीमों ने 2023 एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट में अपनी चुनौती पेश की। भारत ने मलेशिया पर 4-3 के स्कोर से जीत हासिल की। भारतीय टीम ने शानदार वापसी की और तीसरे क्वार्टर में हरमनप्रीत सिंह और गुरजंत सिंह ने तेजी से गोल करके इसको बराबर कर दिया। अंतिम क्वार्टर में आकाशदीप सिंह के फील्ड गोल ने भारत की बढ़त सुनिश्चित कर दी, जिससे उन्हें चौथा एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी खिताब मिला। ये जीत भारत को टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे सफल टीम के रूप में स्थापित करती है, जिसने पाकिस्तान के 3 खिताबों को पीछे छोड़ दिया है। मैच में दोनों तरफ से जुनून और दृढ़ संकल्प दिखाई दिया, जिसमें करीबी मुकाबले के बाद भारत विजयी हुआ।